नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के भिंड की है। इस कहानी में जो किरदार है, जिसका नाम मोनू भदौरिया है, यह भिंड के पास ही एक गांव है, वहां का रहने वाला था। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में वहां के एक टोल प्लाजा में मोनू नौकरी करता था और 9 फरवरी को वह जब अपने घर लौट रहा था, यानी भिंड आ रहा था, तो इसी बीच रास्ते से अचानक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका फोन विजयवाड़ा से लेकर ग्वालियर तक और ग्वालियर के बाद एक और पर्टिकुलर पॉइंट तक बिल्कुल ऑन था। घर वालों से उसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और मोनू कहीं गायब हो गया। पिता जो घर में अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, वह काफी परेशान हुए और अगले ही दिन यानी 10 फरवरी को उन्होंने अपने बेटे मोनू भदौरिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। यह जो रिपोर्ट लिखवाई गई, इसमें पिता ने यह बताया कि मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी लगातार जब वह विजयवाड़ा से चला था। वह अंडमान एक्सप्रेस से इधर आ रहा था और ग्वालियर में वह अंडमान एक्सप्रेस से उतरा भी था। उतरने के बाद वह हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा था। वह बस में था और उससे मेरी बात हुई थी। इतनी सारी बातें पिता ने पुलिस को बताई और पुलिस ने जब उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की तो देखा कि वाकई विजयवाड़ा से मोनू जो है वह चला भी था, ग्वालियर तक पहुंचा भी था और ग्वालियर के बाद वह भिंड के रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गोहद चौराहा। तो उस गोहद चौराहे तक मोनू का मोबाइल फोन और उसका लोकेशन साफ साफ दिख रहा था, लेकिन गोहद चौराहे के बाद मोनू का फोन स्विच ऑन ऑफ हो गया और यही वो पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से मोनू गायब हो गया। लेकिन मोनू कहां गया, उसे किसने गायब किया, क्या हुआ होगा? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और हमारे चैनल अपकमिंग अद्विक को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो में। उसके साथ यह तमाम सवाल जो है वो मोनू के घर वालों के पास भी थे, उनके दिमाग में भी थे और पुलिस को भी यह बात अजीब लग रही थी कि गोहद चौराहे के पास ऐसा क्या हुआ होगा। पुलिस को इस गुमशुदगी के मामले को सुलझाना था। यह मामला इसलिए भी बहुत नाजुक था क्योंकि मोनू की अब से 7 से 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। यानी कहते हैं मोनू जो है वो नया नवेला दूल्हा था और उसकी बीवी राधा वह भी नई नवेली दुल्हन थी। शादी के कुछ दिनों के बाद वह फिर से काम करने विजयवाड़ा चला गया था और अब विजयवाड़ा से वह तकरीबन 6 महीने बाद अपने घर लौट रहा था। ऐसे में मोनू की गुमशुदगी से सिर्फ मोनू के पेरेंट्स, उसके अपने परिवार के लोग ही परेशान नहीं थे, बल्कि ससुराल वाले भी परेशान थे क्योंकि उनका दामाद जो है वह बीच रास्ते से गायब हो गया था और ससुराल वाले भी इस मामले में पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे थे और मोनू के पिता से मोनू के घर वालों से बात करके यह खोज खबर लेने में लगे थे कि आखिर उनका दामाद मोनू कहां चला गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस के लिए चैलेंज यह था कि मोबाइल फोन जो है वह गोहद चौराहे पर आकर स्विच ऑन हुआ था। इसके बाद आगे कुछ पता ही नहीं था कि कहां गया मोनू। पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ की तो यह पता चला कि मोनू विजयवाड़ा से चला था और विजयवाड़ा से चलकर 9 फरवरी को उसे ग्वालियर में उतारना था और इसके बाद उसे अपने घर आना था। पुलिस को ट्रेन का नाम भी पता चला कि अंडमान एक्सप्रेस से आना था। इसी जानकारी के आधार पर भिंड की पुलिस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची और रेलवे स्टेशन जहां पर अंडमान एक्सप्रेस आती है, जिस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने बड़ी बारीकी से स्कैनिंग की और फुटेज को देखा और देखने के बाद पुलिस ने यह नोटिस किया और यह पहचान लिया कि हां, मोनू वाकई अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर में उतरा था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के लिए थी। अब इस जानकारी के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की, खासकर रेलवे स्टेशन के बाहर के और सड़क के यह सारे फुटेज जो है पुलिस ने देखे और उन फुटेज में मोनू जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हुआ और आगे सड़क पर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा था। ये सारे फुटेज जो हैं पुलिस ने मोनू के घर वालों को भी दिखाने का फैसला किया ताकि अगर मोनू के घर वालों को इन तस्वीरों में कुछ भी संदिग्ध लगे या कोई ऐसी बात लगे तो घर वाले पुलिस को बताए कि हां, हमें यह मामला कुछ अटपटा लग रहा है। तो घर वाले जो है यह फुटेज देखने के लिए उनको बुलाया गया और मोनू के जो घर वाले थे उनके अलावा मोनू के ससुराल के लोग, मोनू के ससुर जी और बाकी लोग भी जो हैं वह पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने उन फुटेज को देखने का फैसला किया।
सारे लोग अभी फुटेज देख ही रहे थे, तब तक मोनू के जो ससुर जी हैं वह अचानक चिल्ला उठे, अरे मोनू के पीछे यह कौन है? तो जब मोनू के ससुर जी इस तरह से चिल्ला उठे तो सारे लोग हैरान हुए कि भाई क्या बात हुई, क्योंकि उनको उन फुटेज में कुछ अजीब बात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मोनू के ससुर जी बिल्कुल अचानक उत्तेजित हो गए थे। तो लोगों ने पूछा कि किसकी बात कर रहे हैं, तस्वीर में ऐसा क्या है? तो उनके ससुर जी ने एक लड़के को पॉइंट आउट किया जो तस्वीर में दिख रहा था। उस लड़के को देखकर उन्होंने कहा कि अरे यह अनुराग यहां क्या कर रहा है? अब अनुराग का मोनू के साथ यूं मोनू के पीछे चलना जो है वह मोनू के ससुर जी को बहुत हैरान और परेशान कर रहा था। पुलिस ने पूछा कि यह अनुराग कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? और मोनू के साथ या मोनू के पीछे आप अनुराग को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? लेकिन मोनू को जो ससुर जी थे उनका यह कहना था कि नहीं, अनुराग को तो मैं जानता ही हूं, और मैं इसलिए हैरान हूं क्योंकि यह अनुराग जो है वह मेरी बेटी को पिछले कई सालों से परेशान कर रहा है। यानी एक सिरफिरा आशिक है, और मेरी बेटी के साथ जो है ये काफी समय से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, और हमने कई बार उसको डांटा फटकारा भी है। अब यह लड़का मोनू के पीछे चल रहा है, तो मैं इस बात पर थोड़ा हैरान हूं कि यह मामला क्या है। पुलिस ने जब मोनू की बीवी राधा के पिता के मुंह से जब यह बात सुनी और अनुराग के बारे में पुलिस को जब यह बात पता चली, तो पुलिस ने तय किया कि अब वो अनुराग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगी, क्योंकि यह एक इकलौती कड़ी या लीड इस मामले में पुलिस को लग रही थी, जिससे मोनू की गुमशुदगी का रहस्य जो है वह सुलझ सकता था। अब पुलिस ने अनुराग के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने की शुरुआत की। पुलिस ने अपने गुप्तचरों को अनुराग के पीछे लगाया। अनुराग जिस गांव में रहता था वहां पुलिस के कुछ लोग सिविल ड्रेस में घूमते हुए टहलते हुए लड़के के बारे में पूछताछ की। इन सारी पूछताछ में पुलिस को अनुराग के बारे में वाकई कुछ बातें पता चली, और वह बातें चौंकाने वाली थीं। बात यह थी कि अनुराग आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से राधा नाम की एक लड़की से प्यार करता था। वहीं राधा जिसके साथ तकरीबन 8 महीने पहले मोनू की शादी हुई थी। और राधा और अनुराग न सिर्फ एक दूसरे के बहुत करीब थे, बल्कि वह दोनों एक दूसरे से कुछ इतना ज्यादा प्यार करते थे कि राधा ने अपनी हाथ पर ब्लेड से काटकर अनुराग के नाम का पहला अक्षर ए लिख लिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमेशा हमेशा के लिए अनुराग के नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसने अपनी हाथ पर गुदवा लिया था और खुद ब्लेड से काट कर लिखा था। आप लोग समझ गए होंगे कि राधा का किस तरह का पागलपन था। खैर, ये सारी बातें जो है पुलिस को छानबीन के दौरान पता चली। अब पुलिस को लगने लगा कि अगर इस तरह का मामला है जिसमें इतना प्यार को लेकर डिप्रेशन है या रिलेशनशिप को लेकर इतना डिप्रेशन है, तो पता नहीं फिर राधा ने शादी के लिए हामी क्यों भरी। लेकिन अब हामी तो भर ली राधा, तो अब मोनू की पत्नी है। अब इस मामले में अनुराग का क्या रोल है? क्या वाकई में मोनू की गुमशुदगी में अनुराग का कुछ हाथ है? पुलिस अब यह सारी बातें जानना चाहती थी। पुलिस ने अपने सूत्रों से तो इन सारी बातों का पता लगा लिया था, लेकिन अब अनुराग से पुलिस को पूछताछ करनी थी। पुलिस ने अनुराग को फौरन जो है वह हिरासत में लिया और उसे मोनू की गुमशुदगी के बारे में पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की। और जैसा कि क्राइम के तकरीबन सारे ही मामलों में होता है, अपराधी शुरू में यह नहीं मानता कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है और वह टाल मटोल करने लगता है। तो अनुराग ने भी कई तरह की किस्से कहानियां पुलिस को सुनाई और मना करने लगा कि वह मोनू को जानता ही नहीं है। मोनू की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो राधा से भी नहीं मिला, क्योंकि राधा से उसके एक समय में अच्छे रिलेशन थे। लेकिन जब से राधा की शादी हो गई ना, तो राधा से उसकी बात होती है ना, मोनू के बारे में उसको कुछ खबर है। कुल मिलाकर वह अपने आप को इन सारी चीजों से बिल्कुल अलग बता रहा था। लेकिन जब पुलिस ने वह सीसीटीवी फुटेज अनुराग को दिखाई जिसमें अनुराग ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर मोनू के पीछे चलता हुआ दिख रहा था, यह मोनू का पीछा करता हुआ दिख रहा था, तो फिर अनुराग की सिट्टी फिट्टी गुम हो गई। अब अनुराग को लगा कि उसे अब सच बताना पड़ेगा। इसके बाद अनुराग ने न सिर्फ मोनू की गुमशुदगी में अपना हाथ होने की बात मान ली, बल्कि उसने यह भी बताया कि मोनू अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन बेगुनाह मोनू, जिसका दूर दूर तक अनुराग से कोई वास्ता नहीं था। अनुराग ने उसका हत्या क्यों किया, ऐसी क्या बात थी? अब पुलिस को यह सोचना था, तो पुलिस ने अनुराग से अब और ज्यादा सख्ती की और तब अनुराग ने जो कहानी सुनाई वह कुछ यूं है। हुआ यह कि 9 फरवरी को मोनू विजयवाड़ा से ग्वालियर और फिर ग्वालियर से भिंड अपने गांव आने वाला था। इसकी जानकारी अनुराग को पहले से ही थी।
और अनुराग ने अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर मोनू को टारगेट करने और उसकी जान लेने का फैसला पहले ही कर लिया था। 9 फरवरी को जब अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर रेलवे स्टेशन में मोनू भदौरिया नीचे उतरा तो अनुराग उसके पीछे पड़ गया। इसके बाद जैसे ही मोनू रेलवे स्टेशन के बाहर आकर भिंड जाने वाली बस में बैठा, अनुराग भी उसी बस में सवार हुआ और मोनू के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद उसने मोनू से दोस्ती की और दोनों आपस में बात करते हुए पैसेंजर की तरह उस बस में चलने लगे। बस भिंड की ओर बढ़ रही थी और बातों बातों में फिर अनुराग ने पूछा कि तुम किस गांव के रहने वाले हो और कहां जा रहे हो? तो मोनू ने फिर अपने गांव का नाम बताया और जैसे ही मोनू ने अपने गांव का नाम बताया तो अनुराग ने कहा कि अरे मैं भी उधर जा रहा हूं और मेरे कुछ दोस्त मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक ड्रॉप कर दूंगा। मोनू को अनुराग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मोनू असल में अनुराग को पहचानता भी नहीं था। तो मोनू इस बात के लिए तैयार हो गया। अब हुआ यह कि भिंड वाली जो बस है वह गोहद चौराहे तक पहुंची और गोहद चौराहे पर उतरकर इनको कोई दूसरी गाड़ी लेनी थी। लेकिन जैसे ही गोहद चौराहे पर मोनू उतरा, अनुराग भी उसके साथ उतर गया और वहीं पर एक कार में अनुराग के 3 दोस्त पहले से ही उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार थे। इसके बारे में अनुराग ने पहले ही मोनू को बता भी रखा था। तो मोनू को दूर दूर तक अनुराग पर कोई शक नहीं हुआ और ना ही उसके दोस्तों पर कोई शक हुआ। उसे यह लगा कि अच्छा, अनुराग को लेने उसके 3 दोस्त आए हुए हैं और जब यह चारों लोग उधर मेरे गांव की तरफ जा रहे हैं तो भी चलता हूं। और वह इनके कहने पर अनुराग की कार में बैठ गया। अनुराग ने उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर यानी सामने बैठने के लिए कहा और खुद जो है वह पीछे बैठ गया। बाकी 2 उसके दोस्त अनुराग के साथ पीछे बैठे। इस तरह से उस कार में कुल 5 लोग सवार थे। मोनू और अनुराग कुछ दूर गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी तो जो गांव का रास्ता है, मोनू के वो गांव का रास्ता पीछे छूट गया। अब जैसे ही गांव का रास्ता पीछे छूटा तो मोनू ने अनुराग से कहा कि अरे, अब मुझे कहां ले जा रहे हो? क्योंकि गांव तो मेरा पीछे छूट गया। मैं इतनी देर से रुकने के लिए कह रहा हूं लेकिन तुम रुक नहीं रहे हो। तब अनुराग जो है वह अपनी असलियत पर उतर आया। उसने पीछे से एक गमछा डालकर मोनू का गला कसकर पकड़ लिया। मोनू का दम घुटने लगा। अब मोनू बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जब इस तरह से उस पर अचानक हमला हुआ और उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी तो फिर उसे यह बात समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो इस मामले से उसकी बीवी के पुराने अफेयर का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। अब मोनू ने यह कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद तुम मेरी बीवी राधा के जानकार हो और तुम इसी वजह से मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो पहले ही राधा को यह कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी और के साथ जाना है, अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है जिसके साथ तुम रहना चाहती हो और वाकई अगर तुम राधा के आशिक हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम राधा के साथ बाकी की जिंदगी गुजारो। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। तो एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए मोनू ने यह आखिरी तरीका या आखिरी रास्ता चुना था और उसको उम्मीद थी कि शायद ऐसा कहने पर अनुराग उसकी जान बचा देगा। लेकिन अनुराग और उसके दोस्त पहले से ही ठान कर आए थे कि वह मोनू को रास्ते से हटाकर ही दम लेंगे और अगर इस हालत में वह मोनू को छोड़ देते हैं तो शायद उनके लिए और मुसीबत बढ़ जाएगी। यह उनकी सोच थी। तो उन्होंने मोनू का गला घोंटना जारी रखा और कुछ ही मिनटों के अंदर मोनू वहीं शांत होकर कार की जो सामने वाली सीट है, ड्राइवर के बगल वाली सीट जहां पर वह बैठा था, वहीं पर वो गिर पड़ा और वहीं सीट पर बैठे बैठे उसकी जान चली गई। उसकी हत्या हो गई। अब मोनू भदौरिया की लाश को ठिकाने लगाना अनुराग और उसके दोस्तों के लिए एक नई चुनौती थी। वो लोग अब कार को लेकर भिंड के आसपास के इलाके में देर तक घूमते रहे। रात हो गई और रात होने के बाद फिर उन्होंने यह तय किया कि वह इस लाश को बीहड़ में कहीं निपटाएंगे। मेरा मतलब आप जानते हैं, भिंड और मुरैना के आसपास का जो इलाका जहां रेत के बड़े बड़े टीले हैं और जंगल हैं जिन इलाकों में आबादी नहीं के बराबर है, सुनसान जगह, उन जगहों पर वह इस लाश को निपटाएंगे। उन्होंने यह तय किया और फिर बिहड़ तक वह लोग मोनू की लाश को लेकर जाएंगे। लाश को लेकर गए भी और एक खास जगह पर वह लाश उस रात फेंक कर वह सारे लोग फरार हो गए। लेकिन अनुराग को यह डर था कि अगर कल को मोनू की लाश बरामद हो गई तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी,
इसीलिए अनुराग हर हाल में सारे सबूत मिटा देना चाहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 फरवरी को उसने यह कत्ल किया। इसके बाद 10 फरवरी को वह फिर से वापस लौटा, उसी जगह पर जहां पर मोनू की लाश उसने फेंकी थी। अपने एक दोस्त के साथ वहां वापस लौटा और वो पेट्रोल लेकर आया था। उसने पेट्रोल उस लाश पर छिड़का और उस पर आग लगा दी। आग जलने लगी। लाश बुरी तरह से जल रही थी और मोनू की लाश को जलाने के बाद अनुराग फिर से वहां से गायब हो गया। उसके मन में चिंता थी कि लाश की हालत क्या हुई, कितनी जली। अगले दिन यानी 11 तारीख को वह एक बार फिर वहां पहुंचा और वहां आने के बाद उसने एक बार फिर यह देखा कि लाश पूरी तरह से जली नहीं है। अभी भी ऐसे अवशेष मौजूद हैं जिनसे शायद पुलिस की जांच में मदद मिल सकती है। अगर यह लाश के हिस्से मिल गए तो उसने फिर से यानी 11 फरवरी को फिर से मोनू की लाश आधी जली हुई। लाश को फिर से आग के हवाले किया, दोबारा उसे जलाया और इसके बाद वहां से दूसरे दिन फिर वापस आया। 12 फरवरी को वह फिर से मौके पर पहुंचा जहां पर उसने लाश 2 बार जलाई थी और उसके बाद उसने वह सारे जो अवशेष हैं लाश के और राख और तमाम चीजें, वह अवशेष जो है एक बोरी में भरकर अपने एक दोस्त के साथ और फिर वहां से वह कार में उस रखकर लेकर निकला गए उत्तर प्रदेश के इटावा की तरफ। और वहां चंबल नदी पर इटावा में जो पुल बना हुआ है, उस पुल के ऊपर से लाश के अवशेष थे, राख और दूसरी चीजें थीं, हड्डियां थीं, कुछ बची खुची, वो सारी उन्होंने उसी में फेंक दी, चंबल नदी में डाल दी और इसके बाद वह सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए और फरार हो गए। यह सारी कहानी जब पूछताछ हुई इससे अनुराग से, तो अनुराग ने यह सारी कहानी पुलिस को बताई। अब पुलिस ने पूछा कि भाई, एक ऐसा लड़का जिससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसे तुम जानते तक नहीं थे, तुमने उसका कत्ल क्यों किया? अगर तुम्हारा राधा से कोई रिलेशन भी था या प्यार करते थे तो तुम शादी करने से उसको रोक सकते थे, मना कर सकते थे। और अगर शादी हो गई थी तब भी तुम्हारे पास 2 रास्ते थे, या तो तुम राधा को भूल जाते या फिर अगर इसके बाद भी नहीं भूल पा रहे थे तो मोनू ने जब तुम्हें कहा कि तुम मेरी जिंदगी बख्श दो और तुम राधा के साथ रहो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, तुम उसे छोड़ देते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, हत्या करके खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अनुराग, जाहिर है विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है, तो इसलिए अनुराग ने सारी चीजों को उल्टा ही समझा और उल्टे तरीके से ही उसको डील किया। असल में इस सारे साजिश के पीछे राधा ही थी। राधा किसी भी हाल में अपने पति मोनू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अनुराग से राधा के रिलेशन को लेकर शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही मोनू को खबर हो गई थी। हालांकि मोनू अनुराग से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि मेरी बीवी का एक कोई पुराना आशिक है जिसके साथ मेरी बीवी की अभी भी बातचीत होती है। इसको लेकर मियां बीवी में शुरुआती 1-1.5 महीने में जब शादी के बाद मोनू यहां पर था तो दोनों में खटपट हुआ करती थी। और जब जब खटपट हुआ करती थी तब राधा अनुराग को फोन करती थी और रो रो कर यह बताती थी कि उसे इस शादी के जंजाल से बाहर निकाले और वह मोनू अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वह सिर्फ अनुराग के साथ ही रहना चाहती है। तो यह सारी बातें वह अनुराग को लगातार बताया करती थी। मोनू ने समाज की लोक लाज का, अपने परिवार की सारी चीजों को देखते हुए, इज्जत का ख्याल करते हुए राधा को यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर वह अपना अतीत भूल जाती है और अनुराग को अपनी जिंदगी से निकाल देती है या उसके साथ नए सिरे से जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है तो वह भी खुशी खुशी रह सकता है। यह प्रपोजल देकर मोनू विजयवाड़ा चला गया था और तकरीबन 6 महीने से वहीं था। लेकिन राधा जो है, वह मोनू नाम का जो पति था उसके लिए एक कांटा था। उसकी जिंदगी से उस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहती थी। राधा उसे रास्ते का कांटा मानती थी और उसने यह तय किया कि इसमें वह अपने आशिक अनुराग की मदद लेगी। राधा ने अनुराग को फोन करके यह बताया कि वह मोनू को अब यहां वापस बुलाएगी और जैसे ही मोनू आएगा किसी भी तरह से वह मोनू को उसकी जिंदगी से बाहर निकाले और वह इसका कोई हल ढूंढे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जो दिन है वहीं राधा का जन्मदिन भी है। शादी के बाद राधा का यह पहला जन्मदिन था। राधा ने अपने पति मोनू के लिए एक नया चार फेंका, या समझ लीजिए कि उसके लिए जाल बिछाया और उसे कहा कि शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन है, 14 फरवरी को तो तुम प्लीज घर चले आओ और हम लोग साथ में जन्मदिन मनाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। मोनू को लगा कि शायद उसकी पत्नी को सद्बुद्धि आ गई है और वह नई शुरुआत करना चाहती है।
मोनू वहां से बहुत राजी खुशी से विजयवाड़ा से चला और उसने अंडमान एक्सप्रेस से टिकट बुक कराया। जाहिर है मोनू अपनी पत्नी को सारी बातें बता रहा था। उसने यह भी बताया कि मैं 9 तारीख को ग्वालियर में उतरूंगा और उसके बाद मैं अपने घर आऊंगा। तो यह सारी बातें राधा ने यह जानकारी जो है उसने अपने आशिक अनुराग को दी और अनुराग ने इस पूरे कत्ल को अंजाम देने का फैसला किया। उसने अपने 3 दोस्तों को इसके लिए राजी किया। 3 दोस्तों ने उसे पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन में छोड़ा और फिर वह सीधे निकल गए। उसी भिंड के गोहद चौराहे पर जाकर इंतजार करने लगे जहां से होकर मोनू को यह लोग लेकर जाने वाले थे। अनुराग ने मोनू को रेलवे स्टेशन के पास ही रिसीव किया, एक अनजान मुसाफिर बनकर, और दोस्ती की और फिर साथ में लेकर गया और ले जाकर फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या कैसे हुई यह सारी बात मैं आपको बता चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि पुलिस ने कैसे इस मामले को सुलझाया। इत्तेफाक से जो इस कत्ल की मास्टरमाइंड राधा थी, उसके पिता ने ही अपने दामाद के कत्ल के मामले को सुलझाने में पुलिस को सबसे बड़ा क्लू दिया, सबसे बड़ी लीड दी, जिस लीड के आधार पर सिर्फ उसके दामाद के कातिल ही नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी भी गिरफ्तार हो गई। क्योंकि बेटी भी इस साजिश में शामिल थी, पुलिस ने आरोपी अनुराग चौहान, पत्नी राधाकरण, तोमर किशन चौहान, शैलेंद्र बघेल और अन्य को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर मौके से मृतक मोनू भदौरिया की अधजल हड्डियां और कपड़े बरामद कर सभी को जेल भेज दिया गया। मोनू की हत्या के बाद अनुराग ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। उसने मोनू की लाश को जलाया और फिर राख और हड्डियों को चंबल नदी में फेंक दिया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राधा का षड्यंत्र था, जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अनुराग की मदद ली। पुलिस की गहन छानबीन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। अनुराग की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के दौरान ही सारा सच सामने आया। अनुराग ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और साजिश के हर